हेलो गाइस, मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले भी आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने बात किया था कि किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास कुछ इस तरह की दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस समथिंग लाइक क्यू एक्स, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की जो बिना सॉल्व किए हुए आप जान सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सेकेंडली हम जो बात करने वाले हैं वो जो हमारा आज का सब्जेक्ट होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है और इसे हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, इनकी मेथोडोलॉजी के हम डिफाइन करेंगे। और थर्ड हम ये जानेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है या फिर रियल लाइफ यूज़ है वो क्यों है, इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग को भी हम सीखेंगे। तो अगर आपको पूरी की पूरी वीडियो का मज़ा लेना तो आप पूरे वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। बात करते हैं हम पहले कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि हमने ये कहा कि dy बाई डी एक्स एक मोस्ट जनरल हमने क्या ले लिया, ये p ऑफ x y है इज इक्वल टू q ऑफ x। ये हमारा मोस्ट जनरल पॉसिबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके पास प्रेजेंट किया गया है। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से बनाया है कि इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इसमें एक कोफिशिएंट है जिसमें हो सकता है कि आपके पास कोई फंक्शन मिले x का। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, मेरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा क्या है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल टू x मिलेगा। बट जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया, हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है। तो हम ये देखेंगे कि उस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। सपोज ये जो कांस्टेंट है उसका मतलब हम कहाँ से सीखते हैं। सपोज मैंने आपको इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस लेट अस से पी एक्स इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं कहूँ कि आपके पास x के कितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और या फिर मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि x के कितने रूट्स पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे जी x के 2 रूट पॉसिबल हैं, x1 और x2। और आप इसे सॉल्व भी करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2ac। तो एक जो सोल्यूशन क्रॉसपॉन्डिंग हम मान लेंगे प्लस की तरफ का सोल्यूशन और एक होता है माइनस की तरफ से सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम जो एल्जेब्रिक इक्वेशन के डिग्री पे देख सकते हैं कि उसमें कौन सा जो वेरिएबल है जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके ऊपर कितनी सारी डिग्रीज हैं। तो डिग्रीज हमें बता देती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। उसी तरह से अगर हमने इक्वेशन को लिख दिया h टू द पावर 4 तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि भाई द मोस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस विल बी 4। ये 4 हो सकता है। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि इक्वेशन में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो क्या हो सकती है, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट कहाँ से आता है, वो कांस्टेंट आता है कि ये जो ऑर्डर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है। ऑर्डर मतलब कि डी बाई डी एक्स ये किस तरह का है, ये 1 है। अगर मैंने ये लिखा डी बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर मैंने इसे कहा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर का है। थर्ड अगर मैं कहूँगा डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर का है। तो ज्यों ज्यों आप क्या करते हैं ऑर्डर इसके इंक्रीज करते जाएंगे उस तरह से कांस्टेंट बढ़ती जाएगी। इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 होंगे, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 2 होंगे, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 3 होंगे। तो चलिए ये बात तो पता चल गई कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं। बट सवाल ये है मेरे पास कि हम कैसे समझेंगे कि आप जो बोल रहे हो नंबर ऑफ कांस्टेंट, बेसिकली ये नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या है, इसके मतलब क्या है। तो आज हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने लेके आता हूं। तो आपने जाना होगा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेट अस से हम क्या करते हैं सॉल्व x इज इक्वल टू dv ओवर dt। ये न्यूटन का लॉ है जहां से हम डिफाइन करते हैं पहले कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम
और जिस भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उस पे मास होगा और वो एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगा। और वहां से ही हम निकालते हैं कि dv अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ हम चेंज करेंगे तो ये क्या देगा, एक्सीलरेशन के इक्विवेलेंट होगा, जहां पर मेरा मास क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान से समझना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, किस तरह से लिंक हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मैंने पहले ये डिफाइन किया कि x जो है न्यूटन ने हमें दे रखा है कि अगर आप पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो पोजीशन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, dv/dt। सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, गलत। बेसिकली वेलोसिटी को हम लिखते हैं कैसे, वेलोसिटी जो डिफाइन होती है वो होती है dx/dt से। कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जानना है तो आप ये देख लें कि उसके जो पोजीशन में है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है, वो आपको बता देगा। और अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो आपको बता देगा एक्सीलरेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट का क्या लेना देना, किस टाइप के फोर्स पैदा होती है। तो मान लेते हैं अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, ये मेरा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, देखिए v जो है यहां पे टाइम डिपेंडेंट है और x भी क्या टाइम डिपेंडेंट है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा हो गया, ये v हो गया और x हो गया। तो अगर आपको कुछ दिया हुआ नहीं है कि v और x में रिलेशन कैसा है तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूं dx/v कर दूं। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको दिया नहीं गया है कि v कैसे है। यू कैन ऑलवेज राइट v इंटू dt, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो भाई मैं डायरेक्ट ही लिख दूं कि dx/v लिख दूं। ये काम नहीं चलने वाला, बिकॉज x और v क्या है, डिराइव्ड वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग इसका जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। पहले हमें उनके बीच का जो रिलेशन है वो पता होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमें ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है, मैंने दे रखा है। तो dx बराबर मैं क्या ले सकता हूं, v इंटू dt। अब मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये मान लिया कि चलें जी, आप जो है v मैंने बता दे कांस्टेंट, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है, v इज इक्वल टू जस्ट v0। मैंने ये कह दिया कि आपको vt मैंने दे रखा है, vt इज इक्वल टू v ऑफ t इज v0, बिकॉज v को मैं अगर टाइम डिपेंडेंट मान लिया तो मुझे तो ये पता नहीं है ना कि v के साथ टाइम का क्या रिलेशन है। जब मुझे रिलेशन पता नहीं होगा तो मैं कैसे उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं तो कर नहीं सकता। इसके लिए मैंने ये अस्यूम कर लिया कि इसे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं और इसे मैंने कांस्टेंट बना दिया v0/dt कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम। मतलब कि कोई भी पार्टिकल जो यहां है वो कांस्टेंट टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आराम आराम से वो बढ़ रहा है, हमेशा उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। ठीक है, चलें जी। तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेट इनटू डिफरेंशिएशन गिव्स यू 1। ठीक है, तो मैंने कह दिया इसको इंटीग्रेट कर दिया, dx इज इक्वल टू v0 इंटू dt, क्योंकि मुझे x चाहिए, x क्या है, तो इसको भी मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो गया, लेकिन इसमें ये डिमांड ये करता है कि मान लेते हैं कि मैंने इसमें कोई लिमिट नहीं लगाया, तो आपको पता है कि इसका जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x। देन v0 टाइम पे कोई डिपेंड नहीं करता और t बन जाएगा, प्लस बचा मेरा एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों आता है, ये कांस्टेंट इसलिए आता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के ऑपोजिट तो हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी फंक्शन का आप इंटीग्रल करें, ठीक है ना, जो भी फंक्शन का आप इंटीग्रल करते हैं उसका आंसर सेम टू सेम डिफरेंस डेरिवेटिव होगा। ये सही नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इज गोइंग टू गिव यू 0, लेकिन इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट विल गिव यू कांस्टेंट टाइम्स दैट फंक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा इन दोनों में मुठभेड़ होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एक कांस्टेंट हमेशा बाय डिफर करता है, ये कांस्टेंट से क्या करता है, हमेशा डिफर करता है ये दोनों। तो इसीलिए कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ नाइस रिलेशनशिप बिटवीन देम। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने इस पे फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, dx/dt इज इक्वल टू v0 हो जाएगा प्लस c का 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल इसी कांस्टेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या हो गया, दोनों ही सेम टू सेम आ गया।
अदरवाइज ये क्या करता है, डिफर करता है थोड़ा सा कांस्टेंट से। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और टेक्निकल पॉइंट भी है। नाउ अब पॉइंट ये आया तो आपके पास यहां से एक क्या हो गया, बुनियादी चीज मिल गई कि मेरे पास एक कांस्टेंट तो आएगा लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं डिपेंड करता है, मैं डिटरमाइन कर सकता हूं इस कांस्टेंट को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए? तो जब आप इस कांस्टेंट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे लेके आते हो। t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा पार्टिकल था उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, v इज इक्वल टू 0। और या फिर मैं ये कहूंगा कि t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा पोजीशन पार्टिकल का था वो क्या था, 0 था, x इज इक्वल टू 0 था। मीन्स कि मैं पार्टिकल कहां शुरू कर रहा हूं, जब मेरा कोऑर्डिनेट में जो था कोई भी लोकेशन को मैंने मान लिया कि वो मेरा x इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने t इज इक्वल टू 0 किया और x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखा जाए तो c को आप डिटरमाइन करने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, कंडीशन को इंपोज करते हैं। अब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में कंडीशन को लेके आना बड़ा आसान है। उसी तरह से मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक टेक्निकल चीज़ है और हम उसका यूज़ क्या करते हैं, फिजिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में करते हैं। ठीक है, सपोज कि आपको इकोनॉमी अंडरस्टैंड करनी है तो आप ये बोलेंगे 2019 में इकोनॉमी बहुत 0 से शुरू हुई और 2020 में किस तरह से एवोल्यूशन होगा ये हम देखते हैं। या फिर आप पहले से मान सकते हैं कि 2019 में इकोनॉमी आपकी सपोज +2 - 1 लाख की थी और धीरे धीरे वो किस तरह से ग्रो होगी, वो कर सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस क्या होती है उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे कि आपका जो इक्वेशन है वो किस तरह से मूव करेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर हमें यह दिखा रहा है कि c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो मेरा बन गया v0 इंटू टी, दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट्स आता है उस कांस्टेंट की भूमिका क्या होती है, वो आपको बताती है कि सिस्टम आपका शुरू कहां से हुआ था। पहले आपको ये बताना पड़ेगा, सिस्टम डिमांड करता है पहले एक इंफॉर्मेशन की जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में काम करता है। कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पहले आप रोबोट को बहुत सारे बंच ऑफ डेटा देते हैं। सपोज कि आपका ये रोबोट है, AI है, और आप चाहते हैं कि AI के पास जो दिमाग होती है वो पहले सीखे कैसे होता है। तो सपोज आपने इसको बहुत सारे फल की, यानी कि ये अगर आप चाहते हैं कि आपका AI ऐसा हो कि ये किसी भी फल को डिस्टिंग्विश कर दे, तो मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया कि सपोज ये एप्पल को डिस्टिंग्विश करे, तो मैंने एप्पल के बारे में सब कुछ से इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने 1 लाख एप्पल के सैंपल्स दिए, जितने सारे एप्पल सैंपल्स होते हैं इस तरह के एप्पल होते हैं। एप्पल के पास ऐसा होता है, कुछ कभी कभी पत्ता लग सकता है, एप्पल का जो शेप है वो इस तरह का होता है, एप्पल का कलर इस तरह से होता है। तो जब आपने पहले उनको बताया कि देखो एप्पल की कलरिंग कैसी होती है, एप्पल का साइज कितना होता है, एप्पल में क्या क्या चीजें होती है, इट इज कॉल्ड योर इनिशियल कंडीशंस। तो जब आपने इसे ट्रेनिंग किया धीरे धीरे अब ये अपने आप ट्रेन होता जाएगा कि मुझे क्या क्या देखना है। तो आपने जब एप्पल के बारे में इतना कुछ बताया तो वो चीज़ आप क्या करेगा, वो दूसरे पाइनएप्पल के साथ करेगा। सेकंड चीज़, आप कोई भी आप फ्रूट्स लेके आ जाए वो उसके साथ करेगा, उसके कलर को देखेगा अरे यार ये मैच नहीं हो रहा है एप्पल से, वो एप्पल को कैंसिल कर देगा। या फिर आप बोलेंगे कि यू हैव टू गेट दीज थिंग्स एंड यू डिसाइड एंड आई विल गिव यू द इनपुट कि ये क्या होगा। जिस तरह से हम लोग बचपन में जो रहते हैं, बचपन में हम लोग की ट्रेनिंग कैसी होती है, हम माँ बाप को देखते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, तो हमारी टोन्स भी कैसी होती है, डिपेंड करती है कि हम किस माहौल में पैदा हुए। तो जो आपकी सोसाइटी है वो क्या करती है, वो इनिशियल कंडीशंस देती है आपको कि आप कैसे इवॉल्व होंगे, कैसे आपकी जो पूरी बुनियादी है कैसे बदलेंगे। और धीरे धीरे जब हम 20 ईयर्स के होते हैं तो हम अपने आप की डिसीजंस लेनी शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी बायसिंग होती है। एक टेक्निकल टर्म आपने सुना होगा, बायस, कि कहीं आपकी डिसीजन बायस तो नहीं है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस कितनी है, तो AI की जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस होती है वो तो अभी नहीं है, बिकॉज हम उसे ट्रेन करते हैं, उसे इनिशियल डेटा देते हैं, हम उसे सिखाएंगे कि देखो ह्यूमन को तुम्हें कुछ नहीं करना है, ह्यूमन अच्छे होते हैं। तो जैसे टर्मिनेटर में ऐसा नहीं कि मतलब मशीन जो है आदमी को मार सकता है, मार दिया पूरा का पूरा, तो वो एक पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं कि क्या क्या होगा। अभी तो हमने AI को बता दिया कि ये इनिशियल कंडीशन आपको ऐसे करना है। जैसे कि हम लोग सब बोलते हैं कि देखो माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए भैया, ऐसा है वैसे है, ये करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे टाइम में ऐसा देख सकते हो कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को निकाल देते हैं, कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं, तो वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू होती है तो वो क्यों होता है, तो पहले तो हमें ट्रेनिंग मिली थी ना कि इसे रेस्पेक्ट करो उसे रेस्पेक्ट करो, लेकिन धीरे धीरे हम इवॉल्व होते गए, हमारी कंडीशन चेंज होती गई, तो हमारे पास इवोल्यूशन आता गया। तो वैसा AI भी हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारे जो सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर काम करते हैं, उसे कहते हैं केओस, कि आपका सिस्टम है केओटिक हो सकता है।
आपने कुछ इनिशियल कंडीशंस डाली, धीरे धीरे क्या हो गया, वो आपका सिस्टम क्या था, केओटिक में चला गया। पहले तो बिहेवियर ऐसा था, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करना शुरू होता है। तो ये बहुत सारे सिस्टम शो करते हैं, और इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करना एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि सपोज कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दिया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो काम कैसे करता है, और उसमें यह कहा गया है कि केओटिक यूनिवर्स भी हो सकता है, मीन्स केओटिक इनिशियल कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर सकता है। कि पहले आपका जो यूनिवर्स है बड़ा ही स्मूथ क्या था, या फिर ये कह सकता है कि जैसे अभी आज का जो हमारा यूनिवर्स हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो बड़ा ही स्मूथ है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले जो हमारा यूनिवर्स था वो बहुत ही केओटिक था, मीन्स कुछ भी इनिशियल कंडीशंस डालेंगे तो आपको एक केओटिक टाइप का बिहेवियर मिलेगा, बट धीरे धीरे वो केओस खत्म होता है। या फिर कुछ ऐसे भी इनिशियल कंडीशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, पहले तो बिहेवियर बहुत शांत रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो केओटिक होना शुरू होता है, मीन्स कि यूनिवर्स एज अ केओस। कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह से हमारी लाइफ भी क्या होती है, धीरे धीरे केओटिक बन जाती है। तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्टडी करने का डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब अब हायर ऑर्डर की स्टडी करेंगे तो वहां पे जैसे अब कॉन्स्टेंट्स बदल जाता है, तो वहां पे आपको इनिशियल कंडीशन अलग अलग टाइप के दे सकते हैं, वहां ज़्यादा लिबर्टी मिलती है। तो यहां पे जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन डालते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। समझ में आई बात? तो मान लीजिए कि मैं अपने सिस्टम को इसको केओटिक बना सकता था। मान लीजिए कि मैंने ये कह दिया कि देखो भाई t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन थी, मुझे नहीं पता उसकी पोजीशन कैसी थी, मैंने कह दिया उसकी पोजीशन e टू द पावर प्लस x की थी, ठीक है, या प्लस t जो भी थी x इक्वल टू x की थी, e टू द पावर x इंटू x 0 इंटू e टू द पावर x की थी। तो अब बताओ क्या हो जाएगा फिर, t इक्वल टू 0 पे c बिकम्स e टू द पावर x इंटू x 0, कुछ भी होगा, मैंने कुछ मान दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखो जैसे धीरे x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी एंड प्लस e टू द पावर x इंटू x 0। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, एक केओटिक बन गया, यानी e टू द पावर x तो ऑलरेडी है यहाँ पर, आपको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। फिर अब जैसे टाइम देंगे वैसे वैसे पोजिशन एक केओटिक टाइप का बिहेवियर करेगा। तो ये डिपेंड करता है। तो इसी तरह से इनिशियल कंडीशन की भी चॉइस होती है कि हम किस तरह से इनिशियल कंडीशन चॉइस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इनिशियल कंडीशन को जानबूझ के केओटिक बनाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो फिजिक्स के जो भी लोग स्टडी करते हैं या फिर जितने भी लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना है कि इनकी टेक्निकलिटीज क्या होती है। तो चलें अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में क्या होता है और इसे हम किस तरह से करते हैं। d2x ओवर डी टी स्क्वायर मान लेते हैं, ये करते हैं हम। चलो ये पसंद नहीं है लोगों को बहुत ज़्यादा y वाला पसंद है ना। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेम टू सेम हम लेंगे px इंटू वाई, और लेट अस से इसमें हम करते हैं कि पहले सेकेंड ऑर्डर भी होगा, इसमें सेकेंड ऑर्डर हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो ही सकता है इसमें, dy बाई डी एक्स प्लस लेट अस से qx इंटू वाई, ये जीरोथ ऑर्डर है, इज इक्वल टू लेट अस से सम r ऑफ x। तो ये एक मोस्ट जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट जनरल फॉर्म है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और इस पार्ट को हम कहते हैं सोर्स का टर्म कहते हैं। किसका टर्म कहते हैं भाई? सोर्स का टर्म कहते हैं। अब ये बोलोगे आप सोर्स क्या होता है, चलो ठीक है मैं बाद में बात करूंगा सोर्स क्या होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। पहले हम ये करेंगे कि इसका एक होमोजीनियस वर्जन का स्टडी करेंगे, और फिर हम इसके बाद करेंगे नॉन होमोजीनियस की स्टडी करेंगे कि हम इसको नॉन होमोजीनियस बनाएंगे। अब ये होमोजीनियस कब बनेगा, किस केस में हम इसको होमोजीनियस कह सकते हैं, और होमोजीनियस का फायदा क्या होता है। होमोजीनियस तो हम बहुत बोल लिए, बहुत सारे टर्म्स में हम यूज करते हैं कि यार ये होमोजीनियस है, कब होता है ये होमोजीनियस की कंडीशन ये होती है कि जब आपका सोर्स टर्म 0 हो जाए तभी हम कहते हैं इसको होमोजीनियस। तब आपका इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। जब आपकी r ऑफ x 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जितना भी टर्म आप देख रहे हैं वो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब आपके पास ये 0 के टर्म आ गए तो अब प्रॉब्लम क्या रह गई आपके पास कि कभी भी कोई भी इक्वेशन आपको दे दे
और जहां जहां पे y हो और साथ में x भी मल्टीप्लीकेशन हो, बट y होना चाहिए उसके साथ। ये r ऑफ x है ना, देखो इसमें कोई y नहीं है, कोई भी y यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इट इज कॉल्ड सोर्स टर्म। जहां भी मैंने सोर्स टर्म नहीं है, मीन्स के y का जो कोई भी टर्म जिसमें y नहीं हो, कोई भी y टर्म नहीं हो, डेट विल बी द सोर्स टर्म। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करे, डेट कैन बी कॉल्ड एज सोर्स टर्म। तो जब ये अकेला होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट विल बिकम नॉन होमोजीनियस, जहां पे आर एक्स इक्वेट टू नॉन जीरो क्वांटिटी। तो होमोजीनियस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करना सीखेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह से होता है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उनमें जो कांस्टेंट्स होते हैं उन कांस्टेंट्स को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, उन कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होती है उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, और इसकी जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहां से आती है, क्या हमें बताता है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले। फिर हम ये बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जो पहले फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी ज्यादा। दुनिया में मैक्सिमम आपको क्या मिलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सोर्स टर्म एग्जिस्ट करता है, और हम देखेंगे कि वो किन किन ब्रांच में, फिजिक्स से किन किन ब्रांच में वो आपको मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस होगा वो मिलेगा। कितने कितने स्पेशल फंक्शंस आपकी एग्जिस्ट करती हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसे पॉलिनोमियलिक होते हैं, उनके एग्जाम्पल है बेसल फंक्शंस। दूसरे फंक्शंस भी होते हैं जैसे हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सब किस कैटेगरीज में होंगे, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सीरीज सॉल्यूशन क्या है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करके हम बता देते हैं किस तरह से हम इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। p ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होमोजीनियस इक्वेशन q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये अस्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, ये क्या हो सकता है, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये मेरा ये हंच है, ये मेरा एक आइडिया है कि मान लेते हैं कि y का कोई सॉल्यूशन इस टाइप का एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे ये क्यों माना, ये मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे पता है कि dy बाई डी एक्स अगर मैं करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मुझे e टू द पावर एम एक्स, सिर्फ कोफिशिएंट आ जाता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं मानूंगा तो क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर टू द पावर एम एक्स मिल जाएगा। भाई कोई प्रॉब्लम होता है इसमें, नहीं। तो यहां मैं ले सकता हूं एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस पी ऑफ एक्स एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स ई टू द पावर एम एक्स। इसको मानने से जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज नो लॉन्गर देन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया मेरा। और एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करना बड़ा ही आसान इसलिए होता है क्योंकि मैंने ये देखा कि कौन ऐसा फंक्शन है जो मुझे ये एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे। तो अगर आप चाहे थर्ड ऑर्डर इक्वेशन ले लें या फिर फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन ले लें, तो अगर आप उसे एल्जेब्रिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो अब मेरे पास क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स इंटू एम प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं m का सॉल्यूशन क्या ले सकता हूं, माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4q ओवर 2। ये मेरे पास 2 आ गए। अब मैं क्या करूंगा, m में उसके कोफिशिएंट्स को निकाल दूंगा, और ज्यों ही मैं इसे लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, तो ये मुझे डायरेक्ट दे देगा y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इसके साथ जो m प्लस वाला है, m प्लस वाले को मैं लिख दूंगा इनटू इंडिपेंडेंट। m प्लस मतलब ये प्लस वाला मैंने लिया रूट, एंड c2 e टू द पावर m माइनस इंटू x, x मेरा इंडिपेंडेंट है। दिस इज द सॉल्यूशन विच विल गिव यू
द कंप्लीट सिनारियो ऑफ योर इक्वेशन। मीन्स अब आप बोलेंगे तो यार ये तो फिर समझ में नहीं आ रहा है बात कि m क्या लिया तुमने और क्या नहीं लिया। तो y इज इक्वल टू बेसिकली c1 e टू द पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर माइनस 4q ओवर 2 इंटू एक्स। अब c2 e टू द पावर समझ में आ गया ना बात, माइनस p स्क्वायर साउंड इंटू एक्स। दिस इज योर सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सॉल्यूशन में हम c1 c2 कैसे डिटरमाइन करेंगे और इस सॉल्यूशन की क्या क्या अदर और भूमिका आपको हो सकती है मोस्ट चैनल में हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये बड़ा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए और आपको इस चैनल पे वीडियो लगातार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।